परिस्थिति और भूमिका समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणाओं में से एक है। किसी भी समाज में सभी व्यक्तियों को मिलने वाले अधिकार और कर्तव्य एक जैसे नहीं होते। समाज में कुछ व्यक्ति ऊंचे पदों पर आसीन होते हैं, जबकि अनेक व्यक्तियों की स्थिति उनकी तुलना में काफ़ी नीचे होती है। विभिन्न क्षेत्रों में एक ही व्यक्ति की स्थिति एक दूसरे से भिन्न देखने को मिलती है। जैसे एक ही समय में एक व्यक्ति अपने कार्यालय में अधिकारी, क्लब में मैनेजर, परिवार में पति, पिता, पुत्र, भाई अथवा चाचा आदि की स्थिति में हो सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति को विभिन्न नियमों और मूल्यों के द्वारा जो पद प्राप्त होता है, समाजशास्त्रीय भाषा में उसी को व्यक्ति की परिस्थिति या स्टेटस कहा जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परिस्थिति के अनुसार ही एक दूसरे से भिन्न बहुत सी जिम्मेदारियां पूरा करना होती हैं, जिनकी उससे पूरा करने की आशा की जाती है। उन्हीं कर्तव्यों की पूर्ति को हम व्यक्ति की भूमिका यानी रोल कहते हैं। परिस्थिति और भूमिका का संतुलन ही सामाजिक जीवन को व्यवस्थित बनाता है। आइए अब परिस्थिति यानी स्टेटस को विस्तार से समझते हैं। लिंटन ने अपनी पुस्तक द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पर्सनालिटी में लिखा है कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है, इसी को उस व्यक्ति की परिस्थिति कहा जाता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों के अनुसार जिन अनेक स्थितियों में रहकर अपना कार्य करता है, उन्हीं के आधार पर समाज में उसे एक विशेष पद या स्थान मिल जाता है। इसी पद को व्यक्ति की परिस्थिति कहा जाता है। भूमिका को समझते हैं। भूमिका के बारे में लिंटन ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में भूमिका की अवधारणा प्रस्तुत की और बताया कि सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अपनी अपनी एक अलग परिस्थिति होती है। व्यक्ति जिस स्थान पर जिस स्थिति में होता है, उसी के अनुसार उससे कुछ अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करने की उम्मीद की जाती है। व्यक्ति जिस ढंग से अपने विभिन्न अधिकारों और कर्तव्यों को निभाता है, उसी को समाजशास्त्रीय अर्थ में उसकी भूमिका कहा जाता है। इस प्रकार इन दो संकल्पनाओं को अक्सर युगल संकल्पनाओं की तरह देखा जाता है, अर्थात परिस्थिति और भूमिका के बीच एक गहरा संबंध होता है। परिस्थिति से तात्पर्य सामाजिक स्थिति और इन स्थितियों से जुड़े निश्चित अधिकारों और कर्तव्यों से है। उदाहरण के लिए माँ की एक परिस्थिति होती है जिसमें आचरण के कई मानक होते हैं और साथ ही निश्चित जिम्मेदारियां और विशेष अधिकार भी होते हैं। भूमिका परिस्थिति का सक्रिय या व्यवहारात्मक पक्ष है। परिस्थितियां ग्रहण की जाती हैं और भूमिकाएं निभाई जाती हैं। हम ये कह सकते हैं कि परिस्थिति एक संस्थागत भूमिका है। ये वह भूमिका है जो व्यक्ति में या समाज के विभिन्न अंगों में नियमित, मानकीय और औपचारिक बन चुकी है। आइए अब सामाजिक परिस्थिति के विभिन्न प्रकारों यानी टाइप्स की बात करते हैं। अक्सर ये समझा जाता है कि व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार ही विभिन्न परिस्थितियां स्टेटस प्राप्त करता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि समाज में व्यक्ति को अनेक ऐसी परिस्थितियां भी मिल जाती हैं
जिनका उसकी योग्यता अथवा अयोग्यता से कोई संबंध नहीं होता। इस आधार पर लिंटन ने सभी सामाजिक परिस्थितियों को दो भागों में विभाजित किया है, प्रदत्त परिस्थिति यानी कि एस्क्राइब्ड स्टेटस और दूसरा अर्जित परिस्थिति यानी अचीव्ड स्टेटस। आइए अब इन दो तरह की परिस्थितियों को समझते हैं। प्रदत्त परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो व्यक्तियों को कुछ परंपराओं, सामाजिक मूल्यों अथवा प्रथाओं के अनुसार अपने आप मिल जाती हैं। इन्हीं परिस्थितियों को हम प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। उदाहरण के लिए ब्राह्मण की परिस्थिति पाने के लिए व्यक्ति को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, बल्कि एक विशेष जाति के परिवार में जन्म लेने के कारण ये परिस्थिति उसे अपने आप मिल जाती है। अब हम प्रदत्त परिस्थिति के कुछ प्रमुख कारकों अथवा आधारों को संक्षेप में समझते हैं। नंबर 1, जन्म। जिस जाति, धर्म, खानदान, देश आदि में हम जन्म लेते हैं वही हमारी प्रदत्त परिस्थिति बन जाता है। नंबर 2, लिंग। संसार के विभिन्न समाजों और संस्कृतियों के अध्ययन से मालूम होता है कि स्त्रियों और पुरुषों की परिस्थिति एक दूसरे से हमेशा भिन्न रही है। इस प्रकार लिंग प्रदत्त परिस्थिति का एक प्रमुख आधार है। नंबर 3, आयु। समाज एक बच्चे तथा किशोर की तुलना में युवा और बुजुर्गों को अधिक अधिकार देता है। इसी प्रकार आयु भी प्रदत्त परिस्थिति का एक प्रमुख कारक है। नंबर 4, नातेदारी। नातेदारी के आधार पर भी व्यक्ति को अपने परिवार में कुछ ऐसी परिस्थितियां प्राप्त होती हैं जिनके लिए उसे कोई प्रयास नहीं करने पड़ते। उदाहरण के लिए परिवार में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो अनेक दूसरे सदस्यों को दादा, दादी, चाचा, चाची, माता पिता, मामा, मामी और इसी तरह की अनेक दूसरी परिस्थितियां अपने आप मिल जाती हैं। नंबर 5, जाति। भारतीय समाज में कोई व्यक्ति चाहे कितना ही योग्य और कुशल क्यों ना हो, लेकिन किसी निम्न जाति में जन्म लेने के कारण उसकी परिस्थिति निम्न हो जाती है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति उच्च जाति में जन्म लेता है तो कितना ही अकुशल होने के बावजूद उसे एक उच्च सामाजिक परिस्थिति यानी स्टेटस प्राप्त हो जाता है। आइए अब अर्जित परिस्थिति को समझते हैं। अर्जित यानी अचीव्ड स्टेटस से हमारा मतलब व्यक्ति की उस परिस्थिति से है जिसे वह अपनी कोशिशों, योग्यताओं और कुशलता के द्वारा प्राप्त करता है। संसार में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जिन्होंने निम्न जाति या गरीब परिवारों में जन्म लेने के बावजूद अपनी योग्यता और प्रयत्नों से कुछ परिस्थिति प्राप्त कर ली। समाज में कुछ व्यक्ति इतने साहसी, कुशल और महत्वाकांक्षी होते हैं कि समाज द्वारा कुछ भी सुविधाएं न मिलने के बाद वह एक लोकप्रिय नेता, एक कामयाब उद्योगपति, एक कलाकार, शिक्षक, लेखक जैसी उच्च परिस्थितियां अर्जित कर लेते हैं। वर्तमान युग में जैसे जैसे परिवार, आयु, लिंग, जाति आदि का भेदभाव कम होता जा रहा है, प्रदत्त परिस्थिति की तुलना में अर्जित परिस्थिति का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। आइए अब उन आधारों और कारकों को जानना भी जरूरी है जिनसे अर्जित परिस्थिति का निर्धारण होता है। इसमें सबसे ऊपर नंबर 1, शिक्षा। शिक्षा अर्जित
परिस्थिति हासिल करने का एक मुख्य आधार है। अशिक्षित लोगों की तुलना में वह व्यक्ति उच्च परिस्थिति अर्जित कर लेता है जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल करता है। प्रतियोगिता के वर्तमान युग में शिक्षा के बिना व्यक्ति उच्च परिस्थिति अर्जित नहीं कर सकता। नंबर 2, संपत्ति, प्रॉपर्टी। धन और दौलत भी अर्जित परिस्थिति का एक आधार है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिन व्यक्तियों ने अधिक संपत्ति अर्जित की है वे दूसरे लोगों की तुलना में अधिक मेहनती, योग्य और कुशल होते हैं। यही कारण है कि गरीब व्यक्ति की तुलना में एक अमीर व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति काफ़ी ऊंची होती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अवैध साधनों से जैसे तस्करी, भ्रष्टाचार आदि के उपयोग के द्वारा बहुत अधिक संपत्ति अर्जित कर लेता है तो उसे उच्च सामाजिक परिस्थिति नहीं मिल पाती है। नंबर 3, व्यवसाय यानी कारोबार। जो व्यक्ति सम्मानित व्यवसाय के द्वारा अपनी आजीविका अर्जित करते हैं वह एक उच्च सामाजिक परिस्थिति अर्जित कर लेते हैं। जैसे शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर व्यवसायों को अधिक सम्मानित माना जाता है। इन व्यवसायों में लगे व्यक्ति यदि संपत्ति और राजनीतिक सत्ता से वंचित भी हों तब भी उनकी परिस्थिति ऊंची समझी जाती है। नंबर 4, सामाजिक सम्मान। व्यक्ति चाहे कितना भी धनी और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो, लेकिन यदि वह सामाजिक मूल्यों अथवा समाज के नियमों के अनुसार कार्य नहीं करता तो एक उच्च परिस्थिति अर्जित नहीं कर सकता। इससे पता चलता है कि उच्च परिस्थिति का संबंध केवल व्यक्ति की भौतिक उपलब्धियों से नहीं है बल्कि समाज द्वारा दिए गए सम्मान से भी है। और नंबर 5, राजनीतिक सत्ता। वर्तमान लोकतांत्रिक समाजों में राजनीतिक सत्ता अर्जित कर लेना भी उच्च परिस्थिति का एक महत्वपूर्ण आधार बनता जा रहा है। संपत्ति और शिक्षा का अभाव होने के बाद भी कोई व्यक्ति लीडरशिप की कुशलता के द्वारा यदि राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर लेता है तो उसकी सामाजिक परिस्थिति बहुत ऊंची हो जाती है। आइए अब हम बहुविध भूमिकाओं यानी मल्टीपल रूल्स और भूमिका संघर्ष यानी रोल कॉन्फ्लिक्ट को समझते हैं। व्यवहारिक रूप से समाज में एक ही व्यक्ति की एक समय पर अनेक परिस्थितियां होती हैं। प्रत्येक परिस्थिति से संबंधित उसकी भूमिकाएं भी अलग अलग होती हैं। इन सभी भूमिकाओं को हम बहुविध भूमिकाएं कहते हैं। व्यक्ति यदि अपनी सभी भूमिकाओं का निर्वाह समाज के मूल्यों के अनुसार करता है तो इस दशा को हम भूमिका संतुलन कहते हैं। यदि एक परिस्थिति से संबंधित भूमिका का निर्वाह किसी दूसरी परिस्थिति में करने लगे तब इससे जो दशा पैदा होती है उसे भूमिका संघर्ष कहते हैं। उदाहरण के लिए व्यक्ति अपने परिवार में पिता की भूमिका को यदि कार्यालय के अधिकारी की तरह निभाने लगे या दफ्तर में कोई कर्मचारी अपनी परिस्थिति से संबंधित कर्तव्यों को पूरा ना करके एक समाज सुधारक की तरह व्यवहार करने लगे तब इसे समाजशास्त्रीय भाषा में भूमिका संघर्ष की दशा कहा जाता है। भूमिका प्रत्याशा और भूमिका ग्रहण। आइए अब इस सत्र के अंत में भूमिका प्रत्याशा और भूमिका ग्रहण को भी समझ लेते हैं। समय की मांग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों के लोगों से
समाज ये आशा करता है कि वे बदलती हुई सामाजिक दशाओं के अनुसार अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करें। समाज व्यक्तियों से जिन भूमिकाओं को पूरा करने की आशा करता है उसे हम भूमिका प्रत्याशा कहते हैं। इसके अनुसार व्यक्ति जिस ढंग से अपनी भूमिकाओं को पूरा करता है उसे भूमिका ग्रहण कहा जाता है। भूमिका प्रत्याशा तथा भूमिका ग्रहण का संतुलन हमेशा बदलता रहता है। इसी कारण भूमिका को परिस्थिति का गतिशील पहलू कहा जाता है। यहीं पर हमारा ये आज का सत्र पूरा होता है।